हेलो बच्चों, आज हमने शुरू करा है क्लास 10th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक तीसरा चैप्टर है। इसमें क्या करेंगे हम, ये दो वेरिएबल में x और y में दो इक्वेशन है। एक पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। ये एक लाइन है, ये दो लाइनें हैं और ये दो लाइनें कितने तरीके से एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट होती हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें क्या होता है, आप देखोगे कि जो दो लाइनें हैं, ये हमने मान लिया ये पहली लाइन है और ये वाली मान ली हमने दूसरी लाइन। तो होगा क्या, ये कितने तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इसकी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। तो आप देखोगे कि ये जो दो लाइनें हैं ये किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। हो सकता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, हो सकता है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हो इस तरीके से, और हो सकता है कि एक दूसरे के यानी कि दोनों का जो पाथ है वो सेम हो। यानी कि ये तीसरी कंडीशन, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। यानी कि तीन तरीके से बिहेव करती हैं। पहली वाली होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी वाली होती है पैरेलल और तीसरी होती है कोइंसिडेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग को प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, और दूसरी कंडीशन थी पैरेलल यानी कि समांतर वाली रेखा, और तीसरी कंडीशन है कोइंसिडेंट, इसको संपाती बोलते हैं हिंदी में, यानी कि जिसका सेम पाथ हो, यानी कि एक ही रास्ते से जाती है ये वाली लाइन है। अब आप देखोगे यहां पे कि जो लाइन जितनी जगह टच होती है उस लाइन के उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी इस तरीके से, तो कितनी जगह टच करेंगी एक दूसरे को जब इंटरसेक्टिंग होंगी, तो एक जगह टच करेंगी, तो यहां पे वन सॉल्यूशन हो जाता है। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन ही बोलते हैं, यानी कि एक हल होता है। दूसरी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर। तो समांतर कैसे होती हैं? समांतर ऐसे होती हैं इस तरीके से। समांतर यानी कि जो कभी भी आपस में ना मिले या जिनके बीच का अंतर समान हो, वे समांतर लाइन होती हैं। तो वो कितनी जगह मिल रही होंगी एक दूसरे को? कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो उस केस में आता है नो सॉल्यूशन। और तीसरी लाइन थी कोइंसिडेंट, इसको संपाती बोलते हैं। संपाती का मतलब है कि जोन सी एक रास्ते से गई दूसरी भी उसी रास्ते से गई। ठीक है, तो ये कितनी जगह टच कर रही है एक दूसरे को? ये दोनों लाइन यहां से यहां तक कितनी जगह टच कर रही हैं? आप काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत जगह टच कर रही हैं। तो इस कंडीशन में हो जाते हैं मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि तीन लाइनें किस तरीके से एक दूसरे को टच करती हैं या किस तरीके से बिहेव करती हैं, और फिर देखें उनके सॉल्यूशन। दोबारा एक बार और बता देता हूं, कंडीशन अभी बताएंगे। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी कि प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, तो वो एक जगह टच करती हैं, सॉल्यूशन होगा उसका वन, या यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और पैरेलल लाइंस हैं, मतलब समांतर रेखाएं हैं पैरेलल लाइंस, तो वो एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करते, तो उस केस में सॉल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोइंसिडेंट लाइन है यानी कि संपाती रेखाएं हैं, एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रही हैं, तो यहां से यहां तक बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां ये टच कर रही हैं, तो ये हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन। अब ये तीसरा पॉइंट जो है ये है इसकी कंडीशन। ये हमने नेचर लिखे हैं, ये इनके सॉल्यूशन लिखे हैं, और ये है कंडीशन। यानी कि कंडीशन क्या बनती है, आप कैसे पता करोगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है और कौन सी कोइंसिडेंट है? तो ये जब हम याद करते हैं तो कई बार हम इसमें भूल जाते हैं कि कहाँ पे ये नॉट इक्वल होगा, कहाँ पे इक्वल होगा और कहाँ इस तरीके से होगा। तो उसको याद करने का बड़ा अच्छा सा एक तरीका है, उसको आप जो है याद करेंगे। पहला, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग मतलब आपस में कटे हुए हैं। कटे हुए हैं मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, ऐसा समझ लो, समझने के ऊपर बात है बस। तो ये एक दूसरे से कटे हुए हैं। कटे हैं मतलब कि पहला जो है a1/a2, a1 क्या होता है? a1 होता है x1 का कोफिशिएंट, b1 होता है y1 का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, और c1 होता है कांस्टेंट टर्म। इधर a2 होता है दूसरी वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और b2 होता है दूसरी इक्वेशन के y का कोफिशिएंट, और c2 होता है दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या देखेंगे, अगर इसका और इसका रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल ना हो, यानी कि शुरू में टच मना कर देता है, तो इस केस में कहते हैं हम कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, वन सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन में कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं होता, यानी कि ये बराबर है या बराबर नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें क्या कहता है, पहले आपने किसी से किसी काम को कहा, उसने उस काम को पहले तो हाँ कह दिया
और बाद में मना कर दिया, तो आप क्या कहोगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, तेरी बात में कोई वजन नहीं है ना। तो इस तरीके से कहते हैं हम इसको। तो पहले तो उसने कह दिया कि हाँ भाई ये काम कर देंगे हम, बाद में मना कर दिया, तो क्या हुआ, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कोई हल नहीं होता। अब कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट यानी कि संपाती, कितने सॉल्यूशन थे, मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन किसके होंगे, आपने किसी काम को कहा, उसने आज भी हाँ कहा, और जब कल को आपने पूछा हाँ भाई काम हो गया, तो उसने फिर हाँ कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनी सॉल्यूशन हो गए। यानी कि जो आपको आपने उसको प्रॉब्लम दी थी, तो उसके जो है बहुत सारे सॉल्यूशन है उसके पास, यानी कि पहले भी हाँ बाद में भी ना। कुल मिलाकर बात यह है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो वो शुरू में मना कर देता है, दूसरे वाले से हमें मतलब नहीं है, इक्वल है या नॉट इक्वल है। जब पैरेलल लाइन होती है तो पहला यस होता है, दूसरा नो होता है, हमेशा पहले हाँ कहेगा बाद में ना। इसमें ये गलती मत करना आप कि पहले ना कर दो फिर हाँ कर दो, उससे मतलब नहीं है। पहले हाँ फिर ना, पहले इक्वल फिर नॉट इक्वल। और तीसरी कंडीशन थी कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब हाँ होगा दोनों बार, यहां भी यस यहां भी यस। तो आपको इस तरीके से इसे चार्ट को याद रखना है। एक दो बार जब आप इसको देखेंगे समझेंगे तो ये याद हो जाएगा। एक बार मैं और रिवीजन कर देता हूं। इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन होता है, शुरू में ही मना कर देता है वो। पैरेलल लाइंस कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो टच नहीं होती आपस में कहीं भी। शुरू में यस होता है बाद में नो, पहले हाँ बाद में ना, किसी काम को पहले हाँ कह दिया फिर मना कर दिया, नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइन होती है, संपाती बोलते हैं हिंदी में, मैनी सॉल्यूशन रहते हैं, इस तरीके से बिहेव करती हैं वो एक दूसरे के, तो वो पहले भी हाँ बाद में भी हाँ, यानी कि यस यस दोनों इक्वल रहते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको कोई दो लाइनें दे देगा और आपसे पूछेगा इसका नेचर कैसा है, कि आप खुद बताइए कि वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। एक तरीके का तो ये आता है, और दूसरा कंडीशन दी होगी, के की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम करते हैं जरा दोनों तरीके के क्वेश्चन यहां पे करने की कोशिश करेंगे। या भाई आप याद रखना, इसको रिवाइज कर लेना एक बार जरूर। तो हम देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। सबसे पहले मान लीजिए दो लाइनें हैं, ये लाइन है, एक है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन दे दी इन्होंने 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन दे देगा आपको और कहेगा बताइए इसका नेचर कैसा है। यानी कि वो जो हमने अभी तीन लाइनें पढ़ी हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, इनमें से कौन किस तरीके की ये लाइन है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा नहीं सोचना, ये ऑब्जेक्टिव में आता जाता है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को पकड़ेंगे बस, और इनको एक दूसरे के अपोजिट में रख लेंगे और देख लेंगे क्या कंडीशन बनेगी। तो 2/3 बराबर लगाएंगे और यहां देखेंगे 3/2 क्या है, आपस में बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। तो इसको बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, अच्छा ये हमें इससे मतलब नहीं होता, अगर शुरू में ही ना हो जाए, यानी कि शुरू में ही नॉट इक्वल हो जाता है, तो हमें इससे मतलब नहीं होता, चाहे वो इक्वल हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक इक्वेशन और देखते हैं। मान लो एक इक्वेशन दे दी 3x प्लस के 4y प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, और एक दे दिया आपको 6x प्लस के 8y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर से हम देखेंगे, इनके कोफिशिएंट रखेंगे 3/6 और यहाँ पे 4/8 और यहाँ 6/5। तो देखेंगे इससे इसको काटेंगे 2 टाइम कट गया 1/2, इससे इसको काटेंगे 2 टाइम कट गया 1/2, और ये हो गया 1/2 इक्वल 1/2 और इक्वल लगाइए 6/5। तो आप देखोगे ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये डज नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। चाहोगे तो यहाँ पे कोमा लगा के कर लिया करो सोल्व, और नीचे इस तरीके से कर लेते हैं हम। तो ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो पहले हाँ और बाद में ना कौन सा था, नो सॉल्यूशन, जिसमें पैरेलल लाइंस थी, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी और नो सॉल्यूशन रहेगा इनका। अच्छा, और तीसरी कंडीशन आती है, अगर तीनों ही बराबर हो जाएं, यानी कि तीनों बराबर इस तरीके से कि ये इसका 2 टाइम 6x, ये इसका 2 टाइम 8y, ये इसका 2 टाइम 12, तो आप इसे देखोगे तो ये बन जाएगी कोइंसिडेंट, तीसरी वाली कंडीशन। यहीं पे इसी तरह के सवालों में एक क्वेश्चन और आता है, आपसे पूछता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या करते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। इनमें क्या करोगे आप, इसमें कैसे पता करेंगे कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, मतलब जिसका सॉल्यूशन है तो वो तो है कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो है इनकंसिस्टेंट। तो किसका सॉल्यूशन नहीं था, एक थी ऐसे जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, वो थी पैरेलल वाली।
पैरेलल वाली कंडीशन थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो पैरेलल वाली इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं और इंटरसेक्टिंग जो था और इनकंसिस्टेंट जो था, सॉरी कोइंसिडेंट जो था यानी कि संपाती जिसका एक हल था और अनेक हल थे, वो दोनों बन जाती हैं कंसिस्टेंट। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपसे हो गया नेचर पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है के की वैल्यू निकालने वाला, ये रहा, ये लिख लेते मैंने, फिर ध्यान नहीं रहता तो टाइम लग जाता है। लिख लेते हैं 2x प्लस के 3y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0 और kx प्लस के 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे इस तरह की जब इक्वेशन दी होगी आपको, तो यहां पर नेचर देगा। इसका नेचर कैसे देगा? कहेगा कि ये वाली लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है, मान लो कैसी लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग। तो इस बार इसने कहा है कि ये इंटरसेक्टिंग है, तो k की वैल्यू निकालिएगा आप। तो आप लिखोगे गिवन है, क्या गिवन है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो जब ये इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग के बारे में आपको जो कंडीशन पता है वो लगा दो। तो क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के। तीसरी वाली कंडीशन से मतलब नहीं होता। तो a1 की वैल्यू कितनी थी? 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है? k। और डज नॉट इक्वल जरूर लगाना है यहाँ पे, क्योंकि लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है। और ये हो जाएगा 3 अपॉन 3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ये k उधर पहुंच जाएगा, तो k बन जा k हो जाएगा। तो k की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर कर लो, कभी इधर ना आता हो तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इधर तो k1 k हो जाएगा और डज नॉट इक्वल 2। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू 2 के अलावा यहां कुछ भी रख दो, हमेशा लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, अगर यही वाली कंडीशन, ये तो डज नॉट इक्वल आ गया, अगर यही वाला सवाल होता और आपसे कह देता कि लाइन जो है, लाइन इंटरसेक्टिंग ना रहकर ये हैं कोइंसिडेंट, INCIDENT, कोइंसिडेंट मतलब तीसरी कंडीशन संपाती वाली, तो आप फिर से लिखोगे गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो उसके लिए क्या जानते हैं? उसके लिए जानते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इस केस में ये वाली कंडीशन भी यही वाली देगा जो इस तरीके से रहती है। तो ऐसे 5 थी तो यहाँ पे भी इसी तरीके से देगा कि तीनों बराबर आ जाए, तो ये 5 ही हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू कितनी है? 2, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। b1 की वैल्यू कितनी है? 3, इसकी वैल्यू भी 3 है, और ये है 5 अपॉन 5। तो हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को इक्वल रख लो। तो जब इन दोनों को इक्वल रखोगे आप, इससे ये कट जाएगा, फिर k की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? k बन जा k और इधर बच जाएगा 2। तो इस केस में अगर आप k की जगह 2 रख दो तो ये लाइंस कैसी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी कोइंसिडेंट। तो एक ही सवाल में आप नेचर चेंज कर करके आपसे k की वैल्यू पूछ सकता है। अगर वो इंटरसेक्टिंग कहता है तो पहले के 2 में डज नॉट लगा देंगे, अगर वो कोइंसिडेंट कहता है तो तीनों बराबर लेकर के कोई सी भी बराबर ले लो, k की वैल्यू निकल जाएगी। या तो इन दोनों को बराबर ले लो या पहले को और लास्ट को ले लो। अगर इसमें कहता पैरेलल तो पहले यस करते फिर नो। तो उस केस में अगर k की वैल्यू निकालनी होती तो पहले 2 को ले लेते, उससे आंसर आता। तो इस तरीके से आप इसको दोबारा रिवाइज कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन 10th के, चाहे वो यूके बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, हर किसी में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप इसका बहुत अच्छे से जरा रिवाइज कर लेना। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको इक्वेशन दे देगा, नेचर पूछेगा, और दूसरा नेचर जब भी गिवन होगा तो k की वैल्यू पूछेगा। ओके, दैट्स ऑल।